हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में यूनिट 4 के टॉपिक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में बात करेंगे। भारत आज से ही नहीं, बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पर कई अलौकिक और वैभवपूर्ण कलाओं का धनी रहा हुआ है, जैसे कि हस्तकला, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण कला। ऐसी बहुत सारी कलाओं के बारे में हमारे भारत में सदियों पूर्व से ही लोग इनको जानते हुए आए हैं। वस्त्रकला का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ में ही विकसित हो गया था, ठीक है। और हस्तकला भी इसी के अंतर्गत आती है। जो हमारा भारत है, इस पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है। और साथ ही इतने बदलाव हुए हैं, इतने उत्थान पतन हुए हैं, लेकिन फिर भी कई सारी कलाओं में तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन कुछ कलाएं ऐसी भी है जो आज तक उसी तरीके से चलती आ रही है। जो कलाएं बदली है वो और भी ज़्यादा अच्छी विकसित हो चुकी है और उन्नति प्राप्त की है उन्होंने भी। जो वस्त्रकला है, इसका संपूर्ण विश्व में हमारे भारत का अग्रिम स्थान था, अर्थात पहले नंबर पर आता था। और साथ ही हमारी जो भारत की वस्त्र कलाएँ हैं या अन्य कलाएँ हैं, इन सभी को बहुत ही सराहा गया है। पहले के टाइम पे जो कपड़े बुनने का कार्य था, ये जुलाहे किया करते थे, ठीक है। और रंगरेज वस्त्रों को विभिन्न नमूनों में रंगने का काम करते थे। आज के समय में तो हमारे पास कई सारी मशीनें हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, लेकिन पुराने समय में मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो ये बुनकर बहुत ही सावधानी के साथ में और बहुत ही नाजुक तरीके से अपनी उंगलियों से ही या अपने हाथों से ही इन कपड़ों को बुनते थे। और इतना अच्छे से बुनते थे, इतनी कठिन और मेहनत के साथ इसको बुना जाता था। तो जो राजा महाराजा है हुआ करते थे, उनको ये भेंट किए जाते थे। और राजा महाराजाओं इन बुनकरों को मुँह मांगे इनाम भी दिया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के साथ इतना सुंदर कपड़ा बनाते थे। पहले के टाइम में इन बुनकरों में अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाने की बहुत ही आपस में होड़ चलती रहती थी, ठीक है। ऐसा इसलिए था कि जो जितना अच्छा सुंदर वस्त्र राजा को बना करके देगा, तो राजा उसको इनाम देगा। इसलिए पुराने समय की जो ये हस्तकला और वस्त्रकला थी, ये धीरे धीरे बहुत प्रचलित होती गई। धीरे धीरे जो ये वस्त्रकला थी, इसमें सोने और चांदी के तारों का भी पहले उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय पर हमारा भारत जो था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस टाइम पर वस्त्रों के अंदर सोने और चांदी के तारों का उपयोग किया जाता था। महाभारत, रामायण, इन सभी में भी जो वस्त्रों का उल्लेख मिला है, जिसमें जो रेशम के, सिल्क के वस्त्र थे, सुनहरे चांदी के और सोने के जो वस्त्र थे, उनके बारे में काफ़ी सारा वर्णन मिलता है। भारत में बहुत पुराने समय से ही वस्त्र निर्माण की कला लोग जानते थे। तो जितने हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी, जितने भ्रमण करने के लिए बाहर के देशों के लोग आए, वो यहाँ से कुछ न कुछ साथ में लेकर के ही गए हैं। पुराने समय में जैसे कि जो मुगल काल था, उस टाइम पर भी जो वस्त्र निर्माण कला थी, इसको बहुत ही प्रोत्साहन मिला था, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध काल में भी कई सारे सुंदर सुंदर कपड़े बनते थे। बौद्ध काल में ढाका और बनारस, ये अपने सुंदर वस्त्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और यहाँ के बने हुए वस्त्रकला के उत्कृष्ट नमूने थे, जिनको लोग बहुत ही पसंद करते थे। और जो बुनकर थे, वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ में इन कपड़ों को बनाने का काम करते थे। पुराने समय में जो कपड़ा बनता था, वो इतना महीन, इतना हल्का और सुंदर हुआ करता था कि उसकी काफ़ी विशेषताएं बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि जो ढाका का मलमल था, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसको एक ढाका का मलमल का पूरा थान एक माचिस के डिब्बे में आ जाता था। उसका वजन इतना कम होता था और इतनी कुशलता से उसकी बुनाई की जाती थी कि उसको सिकोड़ने पर पूरा थान का कपड़ा इतना बारीक या इतना छोटा हो जाता था। अब हम जो भारत की परंपरागत वस्त्र हैं, उनमें से जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहला है ढाका की मलमल। ढाका
जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म और बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे, जिनके सामने आज तक वैसे मलमल के वस्त्रों का निर्माण किसी भी देश में नहीं हो पाया है। नई नई मशीनों, तकनीकों और उपकरणों का आविष्कार तो हो गया है, लेकिन फिर भी ढाका की मलमल जैसी बनती थी ना पुराने समय में, वैसा आज तक वापस नहीं बन पाया है। ढाका के मलमल के लिए ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। इसी तरह एक और कहावत है कि इसको दिया सलाई की डिब्बी में पूरे थान को रखा जा सकता है। तो पूरे मेहनत और लगन के साथ बुनकर जो काम करता था ना उस टाइम पर, तो उसमें 5 महीनों में 5 गज वस्त्र ही बना पाता था वो, ठीक है। लेकिन वो इतना सुंदर होता था, तो उसकी सुंदरता, उसकी अलौकिकता और उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उनको अलग अलग नाम देते थे, जैसे आब ए रवां या बहता पानी, वफ्ते हवा, ठीक है, शबनम, ओस के कण, मलमल खास, इस प्रकार से कई सारे अलग अलग उसको नाम दिए जाते थे। जो ढाका की मलमल का वस्त्र होता था, इसको बरसात के मौसम में ही इसको बुना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे ह्यूमिडिटी रहती थी, जिसकी वजह से जो धागे होते थे ना वो उनमें बुनाई आसानी से हो जाती थी। लेकिन जो सर्दी के और गर्मी के दिन होते थे ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो ड्राई रहता है, जिसकी वजह से धागे टूटने का डर रहता था। ढाका की मलमल का जो मूल्य निर्धारण होता था वो उसके वजन के आकार पर किया जाता था। जितना कम उसका वजन होता था उतना ही अधिक उसका मूल्य होता था। अब हम बात करेंगे ढाका की साड़ियों के बारे में। ढाका की मलमल की तरह ही ढाका की जो साड़ियाँ हैं वो भी विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ की साड़ियों की कला के जो उत्कृष्ट नमूने मिलते थे। ये साड़ियाँ बहुत ही हल्की, बारीक, कोमल और सूक्ष्म धागों से बनाई जाती थी, और इनकी सुंदरता और ऐश्वर्यता की बराबरी कोई नहीं कर पाती थी। सोने और चांदी के तारों से जड़ी ये साड़ियाँ जामदनी भी कहलाती थी। जो ढाका की साड़ियाँ हैं उनमें बॉर्डर पर पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती हुई चिड़िया, नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ, इस प्रकार के नमूने बनाए जाते थे, और इन नमूनों को सोने और चांदी के तारों से काढ़ करके तैयार किया जाता था। तो इसलिए इन साड़ियों को जामदनी का नाम दिया गया। ये साड़ियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुआ करती थी, और लोग इनको मतलब एक ऐश्वर्य का प्रतीक मानते थे पहनने के लिए। ढाका की साड़ियों के ऊपर विभिन्न मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइज़ के इसके ऊपर मोटिव्स अर्थात नमूने बनाए जाते थे, ठीक है। जब साड़ियों पर तिरछी लाइनें डाल करके नमूने बनाते थे तो इसको तेरछा कहा जाता था, ठीक है। जब साड़ी पर संपूर्ण भाग में मतलब पूरी में बूटी बनाई जाती थी तो इसको बूटेदार जामदनी साड़ी कहा जाता था। पन्ने हजारा नाम से भी ये साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, जिसमें फूलों के गुच्छे वाले नमूने बनाए जाते थे। इसमें फूलों के जाल वाले नमूने भी बनाए जाते हैं, जिसको जतार कहा जाता था। छोटे छोटे फूल पत्तियों वाले नमूनों से युक्त जो साड़ियाँ होती थी उसको फुलवार कहा जाता था, और बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूनों की साड़ियों को तारेदार कहा जाता था। जो इसके जो पल्लू और बॉर्डर होते थे उनको भी बहुत सुंदर नमूनों से सजाया जाता था। ढाका की साड़ियाँ जो होती है उसमें मयूर और हंस जैसे पक्षियों को भी बहुत चित्रित किया जाता था, ठीक है। यहाँ के जो बुनकर होते थे वो नमूनों को काटने में बहुत ही उनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो जैसे उड़ती चिड़िया, नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ, देवी देवताओं, फूल पत्तियों, इन सब के बने हुए चित्रों को उन साड़ियों के ऊपर उतारते थे, जिससे वो साड़ियाँ जो थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करती थी, और उनके बराबर आकर्षक और सुंदर साड़ियाँ कहीं नहीं मिलती थी। अगली है चंदेरी साड़ियाँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास चंदेर में निर्मित साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती है। चंदेरी साड़ियाँ अपनी बारीकी, सूक्ष्मता, कोमलता और उत्कृष्टता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करती थी। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांशतः सूती या जो मलमल का कपड़ा होता है उसमें बॉर्डर एवं आंचल पर सिल्क और सुनहरे धागों से सुंदर सुंदर नमूने बने हुए होते थे, और ऐसे उसको बनाया जाता था।
ये दोनों ओर से अलग अलग रंगों या फिर कई बार एक ही रंग के सिल्क के धागों से बनाई जाती थी। कुछ साड़ियों में डबल बॉर्डर्स जो होती थी, वो जो बॉर्डर होती थी वो डबल यार्न से, मीन्स दोहरे धागे से बनाई हुई होती थी, जिससे क्या होता था कि उसके अंदर दो रंगों का अनुभव होता था। अर्थात वेफ्ट और वॉप यार्न जो होता है, ताना बाना, दोनों को अलग रंग का लेते हैं तो वो शेडेड टाइप का प्रभाव जो होती है, इफेक्ट वो उत्पन्न करती है। तो आप उसको अगर जैसे एक साइड से देखोगे तो आपको उसका अलग कलर दिखाई देगा, दूसरी साइड से देखोगे तो आपको उसका कलर अलग दिखाई देगा। इसको कई बार लोकल लैंग्वेज में धूप छांव भी कहा जाता है। जो कुछ चंदेरी साड़ियाँ होती थी, इनका जो लंबाई होती वो 9 मीटर तक भी इसको रखी जाती थी, ठीक है। और जो ये साड़ियाँ होती हैं महाराष्ट्र की लेडीज़ बहुत पसंद करती, क्योंकि वो उसको अलग स्टाइल से पहनती हैं। इसलिए आजकल जो चंदेरी साड़ियाँ हैं ये पूरे तरीके से जो सिल्क का फैब्रिक होता है उसी की बनी हुई होती है या सिल्क यार्न से बनाई जाती है, इसलिए इसको चंदेरी सिल्क साड़ी भी कहा जाता है। इसकी सुंदरता और जो कोमलता, ऐश्वर्यता वो बहुत ही अच्छी होती है, देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर साड़ियाँ होती है। अगली है बालूचर साड़ियाँ। मुर्शिदाबाद के पास बालूचर स्थान पर निर्मित होने की वजह से इन साड़ियों को बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहा जाता था। इन साड़ियों के बीच में छोटे छोटे बूटे या फिर किसी भी प्रकार के छोटे बूटे होते थे, जैसे कि फूल पत्तियों के हो गए, पशु पक्षियों, मानव आकृतियों के, इन सभी के बनते थे। ये साड़ियाँ जो होती थी वो हस्तकरघे अर्थात हैंडलूम पर बनाई जाती थी, जिसकी बॉर्डर और पल्लू के ऊपर बहुत ही सुंदर मोटिव्स होते थे। ये जो साड़ियाँ होती थी इनको बहुत ही धैर्य कुशलता के साथ बनाया जाता था, क्योंकि इसके जो पल्लू होता था उसके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े नमूने बनते थे। जो बालूचर की साड़ियाँ होती है थी, इसमें मुगल काल का प्रभाव भी दिखता था, जैसे कि फूल सूंघती हुई बेगम, हुक्का पीते सामंत, फारसी ईरानी परिधानों में घोड़े पर सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ इत्यादि इस प्रकार की बनी होती थी, तो वो मुगल काल का प्रभाव दिखाती थी। मुगलों के बाद अंग्रेजी राज्य में बुनकरों ने अंग्रेजी प्रभाव को भी इन साड़ियों के अंदर समावेश इनका भी किया, ठीक है, या उनको भी चित्रित किया। जो तोरंज या गुलदस्ता इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बूटा हुआ करता था। बालूचर की साड़ियों का अत्यधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। आजकल जो बालूचर की साड़ियाँ हैं ये तो आजकल मिलती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इनको म्यूज़ियम में इनको देखा जा सकता है। अगली है पटोला। काठियावाड़ी और गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला साड़ियाँ कहलाती है। काठियावाड़ के पास ही पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। जो पटोला साड़ियाँ होती है ये शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती है, और बहुत मतलब अलग अलग देशों में दूर दूर तक लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। आज भी गुजरात में पटोला की साड़ियाँ दिखती है, जिसको जो लेडीज़ होती है वो शादी या विवाह के शुभ अवसर पर पहनती है। आजकल जो ये पटोला के कपड़े होते हैं ये सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, उड़ीसा, यहाँ सब जगहों पर भी इनको बनाया जाता है। संबलपुर की साड़ियाँ जो पटोला डिज़ाइन के आधार पर वो भी बनने लगी हैं। अच्छा, इसमें साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, बेडशीट, चादर, इन सब में भी ये जो पटोला डिज़ाइन है ये उनमें भी बनाई जाती है। जो पटोला का कपड़ा होता था, इसकी जो कलाकृति और जो इसका नमूना होता था बहुत ही सुंदर बनता था, ठीक है। इसको बहुत ही कठिन मेहनत के साथ में और बहुत ही पेशेंस के साथ बनाया जाता था, ठीक है। जो इस प्रकार के धागे होते, जो पटोला का साड़ी बनाने या कपड़ा बनाने में जो धागों का क्रम थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाता था तो पूरा का पूरा नमूना ही बदल जाता था, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता था, ठीक है। तो इस वजह से जो कलाकार या बुनकर जो कपड़ा बना रहा है उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती थी, सारा समय ख़राब हो जाता था, ठीक है। इसलिए इस साड़ियों को बनाने में या इस कपड़े को बनाने में धागों का क्रम याद रखना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था। जो पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से पहले बनाई जाती थी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि पहले जो ताने बाने के धागे हुआ करते थे उनको हल्के रंगों से रंग लेते थे, मीन्स बहुत ही लाइट कलर्स या डाइस को इन पर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको ज़मीन पर फैला करके वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते थे और नमूनों के अनुसार इनकी
इन पर रेखाएं बना ली जाती थी। उसके बाद में इनको जगह जगह से बांध करके अलग अलग रंगों के अंदर इसको रंग लिया जाता था और फिर धागों को बांधने और रंगने की प्रक्रिया की जाती थी। अच्छा, ये भी टाई एंड डाई मीन्स बांधने के अनुसार की जाती थी और इस प्रक्रिया को तब तक करते रहते थे जब तक कि आवश्यकता के अनुसार यह जो वांछित रंग है वो प्राप्त ना हो जाए। जब इनको धागों को रंग लिया जाता था तो उसके पश्चात इनको छाया में अच्छे से सुखा करके और फिर उसके बाद धागे के क्रम को व्यवस्थित किया जाता था और फिर बहुत ही सावधानी के साथ में इनकी बुनाई की जाती थी। जो पटोला वस्त्र है उसको बनाने में काफ़ी श्रम और समय लगता था, ठीक है, और जो बुनकर है उसको याद भी रखना पड़ता था, उसकी स्मृति भी बहुत तेज होनी ज़रूरी होती थी, क्योंकि अगर उसमें धागों का ज़रा सा भी क्रम बिगड़ता तो पूरा का पूरा कपड़ा खराब हो जाता था। जो पटोला के कपड़े होते थे उस पर ट्रेडिशनल डिज़ाइन ही बनाई जाती थी, जैसे कि नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, फूल पत्तियाँ, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमंड, पक्षी इत्यादि इस प्रकार के नमूने बनाए जाते थे। उसके अलावा जैसे फुलवारी या फूलों जैसे इन नमूनों के आधार पर जो पटोला का कपड़ा होता था उसको भी अलग अलग नामों से कहा जाता था, उनको भी अलग अलग नाम दिए गए। जिसे फुलवारी कहते थे फूलों के गुच्छे वाले नमूनों का जो कपड़ा होता था उसको। बाघ, कुंजर, हाथी और चीता वाले जो नमूने होते थे उसको बाघ कुंजर की संज्ञा दी गई थी। नारी कुंजर, हाथी एवं नृत्य करती हुई स्त्रियां के नमूने वाले को नारी कुंजर कहा जाता था। अब हम बात करेंगे बांधने के बारे में। जो बांधनी है ये बहुत ही पुराने टाइम से इसकी साड़ियाँ, चुनरी, ओढ़नी, चादर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। बांधनी का कार्य जो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ और सिंध में होता था। राजस्थान की बांधनी की साड़ियाँ और चुन्नी तो आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं और बाहर के लोग यहीं से खरीद करके लेकर के जाते हैं। बांधनी की साड़ियों का बहुत ज़्यादा जो शादी विवाह या शुभ अवसर होते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इसको एक सौभाग्य सूचक एवं शुभ माना जाता है। जो बांधनी होती है इसमें रंग बिरंगे चटकीले फास्ट कलर्स का यूज़ किया जाता था और आज भी इसी प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे चटकीले रंगों से इसको रंगते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर इतना ही है कि बांधनी में सूत को नहीं रंग करके पूरे कपड़े को रंगा जाता है, जबकि जो पटोला का वस्त्र होता था उसमें पहले धागों को रंगते हैं बांधनी मेथड से और फिर उसके बाद में उससे कपड़ा बनाया जाता था। जो बांधनी का कपड़ा होता है उसके अंदर जैसे कि बूंदों वाली डिज़ाइन बनती ही है और उसमें धागे बांध करके फिर उस डिज़ाइन को बनाया जाता है, इसलिए इसको बांधनी कहा जाता है। जो राजस्थान का शेखावाटी एरिया है वहाँ की बंदेज काफ़ी बारीक होती है और बहुत ही सुंदर होती है। बांधनी वस्त्रों के अंदर मोटड़ा, पचरंगी, साफा, ओढ़नी, साड़ियाँ, जोधपुर की जो फागड़ियाँ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बंदेज का जो काम है वो मलमल, शिफॉन, लट्ठे, सूती एवं रेशमी कपड़ों के ऊपर किया जाता है। जो बंदेज की प्रक्रिया है उसको 4 चरणों में किया जाता है। पहली है लिखाई। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वस्त्रों को 2, 4 अथवा 6 भागों के अंदर मोड़ करके इसका एक नमूना बना लिया जाता है। अत्यधिक मोटे कपड़े को 2 भागों में मोड़ते हैं अथवा इखरा रहने दिया जाता है। नमूने को कच्ची पेंसिल अथवा रंग से चिन्हित कर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको लिखाई चरण कहा जाता है। अगला बंदाई। लिखाई प्रक्रिया के बाद में बंदाई का काम किया जाता है। इसमें नमूने को बाएं हाथ की चुटकी से पकड़कर दाएं हाथ से नमूने को कसकर धागे से बांध देते हैं ताकि इसको धागे से लपेट देते हैं ताकि जब इसको रंग के अंदर डाला जाए तब जिस जगह पर धागा लगा हुआ है वहाँ पर रंग प्रवेश ना कर पाए। इसको काफ़ी कस करके बांधा जाता है, इसी को बंदाई प्रक्रिया कहा जाता है। अगली है टिपाई। टिपाई प्रक्रिया में बूंदों पर रुई को रंगों में डुबो करके इस पे लगाया जाता है, ठीक है, और बूंदें बना दी जाती हैं। अगला है रंगाई। लिखाई, बंदाई, टिपाई के बाद में रंगाई का काम किया जाता है। वस्त्र को सबसे पहले हल्के रंगों के अंदर घोलते हैं और उसके बाद में इसको गहरे रंग के अंदर रंगा जाता है। इस प्रकार से बांधनी से कपड़े को रंग करके तैयार किया जाता है। अगला है ब्रोकेड का कपड़ा। जो ब्रोकेड का कपड़ा है इसका नाम अंग्रेजों ने दिया था। प्रारंभ में जो ब्रोकेड के वस्त्र थे इनको कम ख्वाब के नाम से जाना जाता था,
ठीक है। और जो इसका पूरा कपड़ा होता था उसकी पूरी सतह अर्थात सरफेस जो होती थी वो रेशमी धागों से बनी हुई होती थी, और सोने चांदी के जो पतले पतले और सुंदर तार होते थे उनसे इनके सुंदर और अट्रैक्टिव मोटिव्स बनाए जाते थे। वह जो कपड़े होते थे उनको सोने और चांदी से इस तरीके से छिपाया दिया जाता था, अर्थात उसको ऊपर से, कि जो उसका जो बेस वाला कपड़ा होता था ना वो दिखाई ही नहीं देता था। इस टाइप के जो कपड़े होते थे उनका राजा महाराजा, महारानियाँ या सामंत ही इनका उपयोग करते थे, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते थे इसलिए। गुजरात, अहमदाबाद, बनारस ब्रोकेड के वस्त्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आजकल तो इसका निर्माण सभी जगहों पर होने लग गया है। जो ब्रोकेड का कपड़ा है ये देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण और अलौकिक दिखाई देता है, ठीक है। जो बनारसी साड़ियाँ हैं वो भी आजकल बहुत ही फेमस होती हैं, आज भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और शादी विवाह के शुभ अवसर पर इनको पहना जाता है, ठीक है। और जो न्यूली मैरिड जो दुल्हन होती है उसको ये साड़ियाँ मंगलमय या शुभ मानते हुए उसको दी जाती है। जो ब्रोकेड के जो कपड़े होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है कम ख्वाब। कम ख्वाब को कीम ख्वाब भी कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ स्वप्न के समान सौंदर्य या सपनों से कम नहीं। इस नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण, अलौकिकता और वैभवशालीनता का सहज अनुमान लगता है, ठीक है। इन रेशमी कपड़ों के ऊपर भी सोने और चांदी के महीन तारों का उपयोग करके और फिर उसके बाद इसको बनाया जाता था। इससे जो वस्त्र बनते थे जैसे कि टोपी, अंगरखा, चोगे, अचकन, बंडी आदि बनाए जाते थे, और फीमेल्स के लिए ब्लाउज, लहंगा, ओढ़नी बनाए जाते थे। जो कम ख्वाब वस्त्र होते थे ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे, इसीलिए इनका जो उपयोग थे राजा महाराजा, महारानियाँ या जो बहुत ही पैसे वाले लोग या सामंत होते थे वही लोग इनका यूज़ करते थे। इसके अलावा जो राज दरबारों के अंदर पर्दे, गद्दी या जो कुशन या तकिए बनाए जाते थे उनके ऊपर ही इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए क्योंकि यह वस्त्र ऐश्वर्य और वैभव विलास का प्रतीक माना जाता था इसलिए। अगला है आब ए रवा। कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को आब ए रवा का नाम दिया गया था। आब ए रवा का शाब्दिक अर्थ बहता पानी होता है, अतः ये वस्त्र देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसके ऊपर ऐसा इफेक्ट दिया जाता है कि जैसे आपको देख करके लगे कि पानी बह रहा हो। आब ए रवा वस्त्र भी रेशमी धागों से ही बनते थे, जिसके ऊपर भी सोने चांदी के तारों का बहुत ही सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते थे। आज भी ब्रोकेड के ये जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। बनारस, अहमदाबाद, सूरत में इन कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है हिमरस, आमरस। हिमरस और आमरस औरंगाबाद, हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड के वस्त्रों को हिमरस तथा आमरस कहा जाता था। हिमरस संस्कृत के रूपांतरित शब्द हिमरू से लिया गया है। हिमरस दो शब्दों से मिलने की वजह से हिम और रस इन दोनों से बना हुआ है, ठीक है। हिम का अर्थ होता है बर्फ, अतः उपभोग के अनुसार ही इस वस्त्र को हिमरस कहा जाता है। ये वस्त्र सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए अनुकूल होते हैं। सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से ये वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र की सतह रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते थे। वस्त्र को उल्टी सतह पर रेशमी धागे कि जो लंबे लंबे फ्लोट्स होते हैं ना वो देखने को मिलते थे, जिससे कि जो कपड़ा होता था वो काफ़ी मोटा, मुलायम और रोएदार हो जाता था और इसको आराम से आप सर्दियों के दिनों में भी पहन सकते हो। हिमरस वस्त्र काफ़ी गर्म होता था। इस वस्त्र में अस्तर भी हिमरस के वस्त्रों का ही लगाया जाता था, इसलिए सर्दियों के लिए अनुकूल होते थे। हिमरस वस्त्रों को केवल सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता था, तो उसको आमरस के नाम से जाना जाता था। आमरस वस्त्रों के निर्माण के लिए बनारस, सूरत और अहमदाबाद काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। हिमरस और आमरस वस्त्रों में पुरुषों और स्त्रियों के लिए जिसे अचकन, लहंगे, चोगे, अंगरखे, टोपी, ब्लाउज इत्यादि कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे, परिधान बनाए जाते थे। और इसके अलावा राज दरबारों में कुशन, पर्दे, खिड़कियों के पर्दे, गद्दियाँ, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन इन सभी को बनाए जाते थे। ये कपड़ा भी बहुत ही महंगा आता था, तो इसको भी बहुत ही जो पैसे वाले लोग होते थे या राजा महाराजा होते थे वही इस्तेमाल इनका करते थे। अगला है पाठथान। पाठथान को बफ्त भी कहा जाता है।
यह भी एक प्रकार का ब्रोकेड का ही कपड़ा है जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों के बीच बीच में सोने चांदी के महीन तारों से सुनहले और रूपहले नमूने बनाए जाते हैं। ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से ही मिलते जुलते होते हैं, परंतु इनमें नमूने बहुत ही कम होते हैं और सोने चांदी के तारों का प्रयोग कम किया जाता है। इसलिए ये जो कपड़े होते हैं ये वजन में हल्के और मूल्य में भी कम होते थे, तो जो दूसरे लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग भी इनको पहन सकते थे। इसमें ब्लाउज, लहंगे, अचकन, चोगा, अंगरखा, टोपी, इस तरीके के कई सारे कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन इस कपड़े की जो चौड़ाई होती थी वो बहुत ही कम होती थी। अगला हम बात करेंगे कलमदार के बारे में। यह वस्त्र बाटिक छपाई का ही एक पुराना रूप है। इसमें सूती वस्त्र पर कलम से अर्थात ब्रश के नमूने से उन भागों के ऊपर पहले मोम को पिघला करके चढ़ा दिया जाता था या चिपका दिया जाता था, ठीक है, जिस जगह को हमको रंग से बचाना है। इसी तरह आज के टाइम पे हम जो बाटिक बनाते हैं वो सेम मेथड है जो कलमदार का मेथड होता था, ठीक है, उसी से मिलता जुलता हुआ है। कलमदार को पालमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती थी, अर्थात जो इसका बेस होता है वो हल्के गुलाबी रंग का हुआ करता था, ठीक है, और जिसके ऊपर लाल रंग के नमूने बनाए जाते थे। नमूनों में जैसे फूल, पत्तियाँ, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, इन सब का चित्रण किया जाता था। कुछ कपड़ों के ऊपर जैसे पौराणिक गाथाओं के आधार पर नमूने बनाते थे, तो इनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग इनको यूज़ कर सकते थे। जो कलमदार वस्त्रों का उपयोग अधिकांशतः पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर ही किया जाता था। भगवान के जो मुकुट हैं वो भी कलमदार के वस्त्रों से ही सजाए जाते थे। कलाकार सूक्ष्म से सूक्ष्म जो डिज़ाइन होता था, छोटे से छोटा डिज़ाइन, उसको भी अच्छे से उसके ऊपर अंकित कर देते थे। इसके अतिरिक्त नमूने में रंग बिरंगे फूल पत्तियां भी बनाए जाते थे, जिससे कि संपूर्ण वस्त्र एक ही पुष्प वाटिका के समान प्रतीत होने लग जाता था, ठीक है। आज भी कलमदार वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अभी हमने सभी जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है इंडिया की, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। इसी को आपको नीचे एक कंसाइज्ड वे में भी मिलेगा कि कौन सा प्रसिद्ध वस्त्र है भारत का, उसका निर्माण स्थल क्या है, वस्त्र का निर्माण किन रेशों से हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या है और कौन कौन से उसके प्रसिद्ध वस्त्र हैं या किन किन नामों से और उसे जाना जाता है और उस पर कौन से नमूने अंकित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कंसाइज्ड वे में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।